हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के सेशन में फिर पुनः बात करेंगे जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन यानी यूरोपियों का जो आगमन भारत में हुआ है। उसमें हम पढ़ रहे थे पुर्तगाली, जिसमें हमने पुर्तगाली के प्रथम वायसराय को देखा था जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 से लेकर के 1509 के बीच बन करके भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय रहा, जिसने हमने देखा कि वो सागरों में ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया। क्या ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया? यानी शांत जल की नीति। उसी के समय में दो युद्ध भी हुए। हमने बताया कि एक चौल का युद्ध हुआ था और एक दमन दीव जो युद्ध हुआ था। आज के सेशन में हम दूसरे पुर्तगाली बात करेंगे जो वायसराय दूसरा बन करके आया है। और वायसराय क्यों आते थे? शासन करने के लिए आते थे। तो पहले जानेंगे कि दूसरा कौन था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नोट करेंगे, दूसरा का नाम था द्वितीय, इधर लिखेंगे द्वितीय वायसराय। किसका? पुर्तगालियों में दूसरा जो वायसराय बन करके आया उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ, अल्फांसो एक आम की प्रजाति भी है। ठीक, अल्फांसो एक आम की प्रजाति है जो सर्वाधिक क्या बोलते हैं प्रसिद्ध है। महंगा भी आम मिलता है। समय इसका था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी। ठीक, इसमें आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसके पहले जो प्रथम वायसराय था, ठीक, ये द्वितीय वायसराय था। प्रथम वायसराय जो अल्मीडा हुआ करता था, जो उसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की गई थी, उसको समाप्त कर दिया। इसने ही कहा था एस्तादो ड इंडिया। ठीक, ये अपने जो सागर हुआ करता था, जो साम्राज्य हुआ करता था, उसको अपना ये लोग बोलते थे एस्तादो द इंडिया, यानी हम सागर के स्वामी हैं, जो अरब सागर हुआ करता था। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क फैक्ट्री लगाने के लिए वहीं के विजयनगर साम्राज्य में, ये भारत है और इधर वाले तटों पर ये हैं, यहीं पर कर्नाटक के हम्पी में विजयनगर साम्राज्य चला करता था, जहां का राजा कृष्णदेव राय हुआ करता था। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अल्बुकर्क ने फैक्ट्री लगाने की जमीन मांगने हेतु अल्बुकर्क ने फादर लुई एक हुआ करते थे, ठीक, इन्हीं लोगों के क्रिश्चियन धर्म के वो भी प्रचारक थे। तो इसने भेजा विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के दरबार में अल्बुकर्क ने फादर लुई को भेजा। और जब वो पहुंचे तो उसने विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनसे भूमि मांगी फैक्ट्री लगाने के लिए। तो कृष्णदेव राय ने लालच की वजह से कुछ सोने चांदी की, क्योंकि यूरोपीय सोना चांदी लाते थे, तो कहां से लाते थे हमने ये भी चीज बताया पिछली कक्षाओं में। तो उसने कुछ लालच की वजह से उसने भूमि दान देने में कोई संकोच नहीं किया और तुरंत दे दिया। उसी समय जो अरब वासी थे, जो अरब के लोग थे, ठीक, जिन्होंने पुर्तगालियों का रास्ता ऊपर से ब्लॉक किया था, वो भारत में शुरू से ही लेकर के व्यापार कर रहे हैं। यानी मध्यकालीन भारत का जब से मोहम्मद बिन कासिम का अरबियों का आक्रमण हुआ तब से वो व्यापार कर रहे हैं। तो उस समय के जो अरब के घोड़े हुआ करते थे मजबूत हुआ करते थे। उनको लड़ने के लिए, अरबी घोड़े को लड़ने के लिए भारतीय राजा खरीदते थे, क्योंकि भारत के राजाओं को जब युद्ध लड़ना पड़ता था तो घोड़े उतने मजबूत नहीं थे, इसलिए वो अरब देश के घोड़े को खरीदते थे। अरबियों ने इनको सुझाव देने लगे कि अगर आप जमीन दे देंगे तो फिर हम लोग घोड़े नहीं देंगे, और यहां से हम लोग जानते थे कि हम पुर्तगालियों की शक्तियों के आगे परास्त हो सकते हैं। अरब वालों को ये डर था और पुर्तगालियों को भी ये डर था कि अगर हम लोगों को अरबवासी चाह दिए तो इधर से जो हम लोग आ रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के, सॉरी नीचे से थोड़ा सा, और इनको भी डर था पुर्तगालियों को कि हम इधर से पुर्तगाल से निकल करके और जो ये अफ्रीका का हिस्सा है इधर से नीचे से होकर के इधर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं व्यापार करने के लिए, ये अफ्रीका और ये इंडिया, ठीक, और यहाँ पुर्तगाल। अब इनको भी डर था कि अगर हम इधर से जो नीचे से जाकर के भारत में व्यापार कर ले रहे हैं
अगर ये जान गए तो इधर अरब सागर जो है इसमें आकर के वो ब्लॉक कर देंगे रास्ता, तो हम भारत से व्यापार नहीं कर पाए। इसीलिए इसका पहला जो वायसराय था ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लिया था। ठीक, अब पुर्तगाल वालों को यहां पर विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था उसने फिर इसने कर्नाटक में भटकल नामक एक जगह थी, बंदरगाह ही था, उसी जगह पे भटकल की जगह पे इसने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों को कृष्णदेवराय ने क्या किया, जगह प्रदान किया। ठीक, पहले तो नहीं दिया लेकिन बाद में दिया। अब उसी समय क्या हुआ, जब पहली बार में नहीं दिया था तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, फादर लुई जब वापस चले आए तो इनको बड़ा दुख हुआ, पुर्तगाली ये अपने दिमाग लगाया। और उसी समय एक व्यक्ति था तमुजा नाम का, कहीं कहीं तमुजा देता है, ठीक, तैमुजा ठीक नामक एक व्यक्ति था, या तिमुजा नामक एक व्यक्ति था भारत। इसकी मदद से अल्बुकर्क को एक मदद मिली। इसने बताया कि जो उस समय दक्कन का साम्राज्य हुआ करता था औरंगजेब की मृत्यु के बाद से, उस समय का जो दक्कन साम्राज्य था वो 5 भागों में बढ़ चुका था, बरार, बीदर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये इतने भागों में स्वतंत्र प्रांत हुआ करते थे, बटे हुए थे। अब हुआ क्या, जो बीजापुर हुआ करता था इसी के पास हुआ करता था गोवा। अब बीजापुर में चलता था आदिल शाही वंश। ये 5 भागों में बटे थे। जब तैमूजा की सहायता मिली अल्बुकर्क को, पता चला कि 5 भागों में बटे हुए और बहुत छोटी छोटी शक्तियां, इसने तत्काल पश्चिमी तट पर, इधर जो गोवा है, ठीक नहीं, यहां पर गोवा पर आक्रमण किया। कौन? पुर्तगालियों ने, और इधर अधिकार कर लिया। इसी के बीच 1505 से 1509 के बीच पुर्तगाली अपने नेवी को विकसित करेंगे। किसको? नेवी को, पानी वाली नौसेना को। ठीक, भारतीय राजाओं के पास नौसेना नहीं हुआ करती थी, इसीलिए अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए, या पुर्तगालियों के सही तरीके से अगर स्थापना भारत में देखा जाए, तो इसी को माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, क्योंकि इसने ही नेवी की स्थापना किया भारत में और अपनी नेवी को मजबूत बनाया, सेनाओं को। ठीक, इसने बीजापुर से गोवा को छीन लिया। आप सोचिए, भारत यहाँ केरल के तट पे है, ठीक, अब केरल के बाद ऊपर एक गोवा पा गए, ठीक, बीच में मुंबई है, ऊपर से गुजरात पहले से छीने हुए हैं। ठीक, गुजरात का एक शासक हुआ करता था महमूद बेगड़ा, तब तो ये समझौता किए थे। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति हुआ बहादुर शाह को इसने अल्बुकर्क ने चलती नाव पे ही मार दिया था समुद्र में। ठीक, नाव पे ही मार दिया तलवार और खत्म हो गए, इतना बड़ा ये वो था। और इसके बाद अब बीच वाला यही क्षेत्र बचा था, ठीक, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है। अब कर्नाटक वाला क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य चलता था, उसी को लेना था। ठीक, आप धीरे धीरे देखिए ऊपर की तरफ केरल से बढ़ने का काम किए, और अब एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी कब्जा कर लेंगे। अब जब ये गोवा पर कब्जा कर लिए तो इनके पास नेवी थी और एक शक्ति स्थापित हुई। पूरे बेहतरीन तरीके से अगर शक्ति स्थापित करने का काम हुआ है तो गोवा को जीतने के बाद हुआ है। पुर्तगाली अपनी शक्तियों को विस्तार करना चाहेंगे, ठीक, वो लड़ना नहीं चाहते हैं भारतीयों से। ठीक, तो अल्बुकर्क ने क्या किया, अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए इन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं से विवाह करो। तो लोगों ने, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने पूछा कैसे विवाह करना पड़ेगा, तो बताया कि जो कमजोर वर्ग की महिलाएं उनकी सहायता करो और उनसे विवाह करो, क्योंकि भारत में घर जमाई जो होता है, दामाद जिसे बोल, उसकी बहुत ज्यादा सम्मान होता है। तो ये जानता था कि अगर ऐसा संबंध स्थापित हो गया तो यहाँ सम्मान होगा, और सम्मान होगा तो हमको जगह मिलेगी और हम यहाँ पर धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। ये पुर्तगालियों का दिमाग था। और इसने अपना धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। बाद में चल करके प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित करेंगे। ठीक, मंदिर मस्जिदों को तोड़ करके यहाँ पर
ये बनाएंगे, अपना चर्च बनाने लगेंगे, तो उसके आगे की बात है अभी। लेकिन ये महिलाओं से भारत में शादी करने के लिए अल्बुकर्क ने ही प्रेरित किया था। इसने कुछ समय के बाद गोवा में क्या किया, 1514 ईस्वी के आसपास, जब फारस की खाड़ी पर अभी दो विजय भी करेगा, इसने क्या किया, गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। जो गोवा में सती प्रथा हुआ करती थी उसको समाप्त कर दिया, और इसी गोवा पर अधिकार किए रहेंगे आजादी के बाद 1961 तक। ठीक, फिर सेना के ऑपरेशन के द्वारा इनको हटाया जाएगा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? पुर्तगालियों का। ठीक, हमने बताया नेवी को इसने विकसित किया, और इसने अपने समय में बीजापुर के जो आदिल शाही वंश था इसको छीन लिया था, गोवा को। फिर अपने इसने शक्ति को विस्तार करने के लिए भारतीय महिलाओं के साथ क्या किया, शादी करने की बात किया। फिर इसने क्या किया, मलक्का एक जलसंधि है। ठीक, मलक्का जलसंधि है, जावा इंडोनेशिया के मध्य जब जाएंगे, ठीक ना, भारत के बाद इंडोनेशिया की तरफ, तो ये मलक्का जलसंधि मिलेगी। फिर इसके बाद इसने पर्सिया की खाड़ी जो हुआ करती थी, या फारस की खाड़ी, पर्सिया की खाड़ी या फारस की खाड़ी, यहाँ पर होर्मुज बंदरगाह हुआ करता था, उस पे इसने अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने, होर्मुज। इनके पास नौसेना हो गई, अब नौसेना किसी के पास थी नहीं, ये पानियों में अपना विस्तार करके इसके बाद अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे कब्जा की तरफ, मतलब क्षेत्र को अधिकार करके अपने कब्जे में ले रहे हैं। कौन? ये पुर्तगाली अपनी शक्तियों को विस्तृत कर रहे हैं। इंडोनेशिया यानी इधर की तरफ, हम नीचे से हिंद महासागर में बढ़ करके इधर की तरफ जा रहे हैं अपने साम्राज्य को, भारत में मतलब इधर से नीचे की तरफ बढ़ करके आगे इधर श्रीलंका से होते हुए इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, नहीं, पर्सिया के खाड़ी के बस इधर नीचे से और इधर के तटों से इधर तक की अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। कौन? पुर्तगाली। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा लिखने के बाद तब हम लोग अगले वायसराय के बारे में चलते हैं, तो फिर देखा जाएगा कि उसने क्या किया। तो आइए इसको लिखेंगे। पहले द्वितीय वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पुर्तगालियों में। ठीक, लिखेंगे इसी को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का, इसी को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नोट करेंगे, इसी को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, क्योंकि नौसेना बनाने का काम इसने ही किया था बेहतरीन तरीके से, इसी की वजह से। आगे की तरफ लिखेंगे 1510 ईस्वी, 1510 ईस्वी लिखेंगे। इसमें इसने बीजापुर के शासक, बीजापुर, ठीक, बीजापुर में हमने बताया क्या, कौन सा वंश चलता था बीजापुर के? यूसुफ आदिल शाह, यहाँ का शासक हुआ करता था आदिल शाह। ठीक, आदिल शाही वंश चला करता था, उससे आदिल शाह ही से गोवा को छीन लिया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे 1511 ईस्वी में, ठीक, मलक्का पर अधिकार कर लिया, यही गुजरात के शासक बहादुर शाह को नाव पे मार दिया। ठीक, पानी वाली जहाज पर ही मार करके गुजरात पर भी अधिकार कर लिया, गुजरात के मतलब तटीय क्षेत्रों पर अधिकार किया था। ठीक, आगे नोट करेंगे 1514 ईस्वी, नोट करेंगे। इसमें फारस की खाड़ी, इसी को बोलते पर्सिया की, फारस की खाड़ी में होर्मुज बंदरगाह
हॉर्मुज सब जियोग्राफी में बताया जाएगा। हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। ठीक, अब ये अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, किस माध्यम से पानी में बढ़ा रहे हैं। ठीक, अस्थायी भागों में भी ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए पानी में ये अपने पहले साम्राज्य को और विस्तृत करना चाहते हैं और उसको छेकना चाहते हैं। छेकने का मतलब इस घेरा बनाना चाहते हैं कि अरब सागर में कोई भी प्रवेश करे तो हमसे परमिशन ले। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्टेज आर्मेडा क्या है, कार्टेज आर्मेडा सिस्टम मतलब इनका क्या है, परमिशन एक था। फिर इसके बाद काफिला व्यवस्था क्या था, ये सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या था। इसको समझते हुए तो ये अपनी शक्ति को विस्तृत करना चाहते हैं, यानी कहीं से कोई आया तो धीरे धीरे अब उसकी जड़ों को देख रहा है कहाँ कहाँ कमजोर है, और कमजोरी के तरीके से पकड़ पकड़ करके पहले कमजोर कमजोर पार्टों को पकड़ करके वो कब्जा जमाना चाहता। ठीक, जहां शक्तिशाली है उसे उलझना नहीं चाहते, जानते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, मार दिए जाएंगे। इसके बाद अभी तो यूरोप से जो सहायता आनी है वो बहुत ज्यादा टाइम में आ सकती है। ठीक, लेकिन ये नेवी को मजबूत कर लिया, और जिसके पास नेवी नहीं था वो सागरों में इनसे पानियों में लड़ नहीं पाएगा। ठीक, और ये फारस की खाड़ी में हॉर्मुज बंदरगाह पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। आगे लिखेंगे, इसने गुजरात की तटीय क्षेत्रों को वहां के शासक बहादुर शाह की हत्या कर छीन लिया। ठीक, आगे लिखेंगे, इसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अल्बुकर्क, याद रखिएगा, भारत में इसने क्या किया, गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। लिखेंगे, इसको लिखते रहिए, इसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। आगे लिखेंगे स्टार बना करके, भारत के महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए, भारत के महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने को बढ़ावा दिया। कौन, अल्बुकर्क। पुर्तगालियों से कहा कि आप भारत के क्या किए, भारत की महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करिए, क्योंकि भारत में घर जमाई का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत होता है, यानी जो दामाद होते हैं उनका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जाता है। तो इसने कहा कि जो कमजोर वर्ग है, जहाँ कमजोर महिलाएं हैं, वहां जो हम बस्तियां छोटी हैं वहां पर जाइए और उनसे शादी व्यवस्था करिए। ठीक, तब हम लोग अपनी शक्तियों को विस्तरित कर सकते हैं दिमाग से। ठीक, चलिए, तो ये रहा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। आगे लिखेंगे इसी में स्टार बना करके, स्टार बनाकर लिखेगा 1515 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में इसकी भारत में मृत्यु हो गई। इसकी भारत में मृत्यु हो गई। नोट कर लीजिए, 1515 ईस्वी में इसकी भारत में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अच्छा, पुर्तगाली, एक चीज थोड़ा सा और समझना है, ये भारत, ठीक, जैसे भी है समझते रहिएगा, ये भारत की जो भी संरचनाएं हैं, ठीक, अभी जो इंडिया था, इधर उत्तर भारत में जो भारत पे सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, किधर से हुए हैं, इधर से, उत्तर पश्चिम से। ठीक, उत्तर पश्चिम से हुए हैं। इधर था क्या, अरब सागर। इधर क्या था, बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या था, हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर था। अब भारत नीचे की तरफ से जो प्रायद्वीपीय भारत इसका हिस्सा था, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये सुरक्षित था। ठीक, आक्रमण किधर से होते थे, इधर से तो हिमालय ही था।
आक्रमण हमेशा इतना इधर से ही हुए हैं, चाहे वो सिकंदर का आक्रमण हो, चाहे यूनानियों का आक्रमण हो, उसके बाद से लेकर के मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो, दिल्ली सल्तनत का जैसे स्थापना हुआ हो, ठीक, इसके बाद मुगल साम्राज्य की जैसे स्थापना इसके बाद होगी, सब इधर के ही आक्रमण से होगी। अब इधर से जब आक्रमण हुआ करते थे तो ये उपरोक्त में दिल्ली से लेकर के लगभग उत्तर भारत तक ही सिमट जाते थे, ठीक। पहले के समय में समुद्रगुप्त दक्षिण भारत तक पहुंचा था, इसके बाद दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी पहुंचेगा, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी इसीलिए सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया, यानी सिकंदर की तरीके से जो भारत को विजित किया था दक्षिण भारत। फिर इसके बाद मुगल साम्राज्य में औरंगजेब पूरे बेहतरीन तरीके से दक्षिण भारत तक के अभियानों को अंजाम देगा, ठीक, अकबर के बाद। तो इस समय जो समय चल रहा था, आने वाले समय में जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं अल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, अभी मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई, यानी दिल्ली सल्तनत में अभी लोदी वंश का स्थिति है। इसके बाद पुर्तगाली अपनी शक्तियों को विस्तृत कैसे करते हैं, बाबर का आक्रमण 1526 में होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर अभी उत्तर भारत पर फोकस कर रहा होता है, ठीक, और ये दक्षिण भारत में अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे होते हैं इधर, और ये धीरे धीरे अपनी शक्तियों को जब विस्तार करके आगे बढ़ाएंगे तो उस समय मुगल साम्राज्य में अगला धीरे धीरे क्रम बढ़ते हुए इसी तरह आ जाएगा कौन, जहांगीर, शाहजहां, और अकबर के बाद से जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं सभी अयासी प्रवृत्ति के हुए। ज्यादातर उसने शादी विवाह में महिलाओं के प्रेम में अपना समय गुजार दिए, चाहे वो जहां सलीम हुआ, जहांगीर यानी जहांगीर का ही नाम था सलीम, उसने अनारकली के पीछे, उसने उसका शहादरा में लाहौर में एक मकबरा है, उसने वहां तक लिखा था कि खुदा अगर मैं एक बार भी अनारकली का चेहरा देख लेता तो मरते दम तक तेरी कयामत, मतलब कयामत तक तेरा धन्यवाद करता, ठीक। तो उसके बाद उसका बेटा शाहजहां, उसने ताजमहल बनाने, अपनी महिला के प्रेम में इतना पागल था कि ताजमहल बनाने, केवल थोड़ा सा औरंगजेब सुधार किया नीतियों में, लेकिन वो भी कट्टरवादी होने के अपने धर्म के प्रति उसने भी ज्यादा कुछ सुधार नहीं कर पाया। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, यानी दक्षिण भारत में उतनी कोई बड़ी शक्ति नहीं हुई जो इनको पराजित कर सके, इसलिए अपने साम्राज्य की इधर से विस्तृत कर रहे हैं, ठीक। इनको व्यापार करना था और भारत को लूटना। पहले यहीं पर वास्को डिगामा ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसी की देन है आज ताजमहल, लाल किला उसी की देन है, भारत उसी से सोने की चिड़िया बना हुआ, यही सोना ला करके पाट दिया। आप खुद जाकर के एक बार ताजमहल के सामने खड़े होकर के सोचिए ना कि अगर जिसकी बिल्डिंग उस समय की इतनी मजबूत और इतनी बेहतरीन, इतनी सुंदर बनी हुई है, तो उस व्यक्ति के पास संपत्ति कितना रही होगी उस समय, आंकड़ा आज खुद आप लगा सकते हैं। तो ये स्थितियां रही, इधर से पुर्तगाली शक्तियों का, डचों का, ब्रिटिशर्स का ज्यादातर प्रमोशन होने का कारण यही रहा है कि उत्तर भारत पे जो शक्तियां आक्रमण की, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आने की कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ी कमी रही कि यहाँ के राजाओं में एकजुटता नहीं थी, सभी आपसी अंतर विरोधी थे, इसलिए अपने शक्तियों का ये दक्षिण भारत में विस्तार करके और अपने एक बड़े साम्राज्य को अंजाम दिए, और धीरे धीरे यही कार्य करने का एक लाए भारत में, सोनाओं को पाटे, लेकिन आने वाले ब्रिटिशर्स उसी सोना को लूट करके फिर इधर से ले जा करके उधर पहुंचा देंगे, यानी भारत कभी सोने की चिड़िया थी तो फिर सोने की चिड़िया से हट जाएगा, ठीक। आइए, इसके बाद इसकी 1515 में जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद अगला वायसराय जो बन करके बीच में वायसराय बनाया गया वास्को डिगामा को, जिसने पुर्तगाल से लेकर के भारत के बीच यात्रा, मतलब क्या किया था, खोज किया था, उसको अगला वायसराय बना करके भेजा गया 24 के बीच में, ठीक। लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, और उसकी भारत में फिर मृत्यु हो गई वास्को डिगामा के बीच में, उसको भी भेजा गया था, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से आया हुआ है, भारत के एक एक विषय को जान रहा है, जो घूमा हुआ है कई जगहों पर, ठीक, तो उसको इसलिए बनाया गया था कि प्रोत्साहन देने के लिए, और उसकी भारत में मृत्यु हो गई थी। अब आगे की तरफ देखेंगे, अगला जो वायसराय पुर्तगाली तीसरा वायसराय बनकर के आया, नूनो डी कुन्हा, लिखेंगे तीसरा वायसराय, तीसरा जो वायसराय बनकर के आया पुर्तगालियों का, वो था नूनो डी कुन्हा,
नूनो डी कुन्हा, नूनो डी कुन्हा। समय लिखेंगे 1529 से 1538 तक, 1538 ईस्वी तक। यानी इसी समय उत्तर भारत में बाबर आक्रमण करके क्या कर लेगा, पूरा आक्रमण पिछले समय में ही हो चुके हैं 26 में, और बाबर का अब शासन चल रहा है। ठीक 30 तक मर जाएगा, फिर इसके बाद हुमायूं का शासन 1530 के बाद स्टार्ट हो जाता है उत्तर भारत में। तो यहां पर अब समझना है इसने क्या किया, जो पुर्तगाली थे गोवा में अपनी पूरी शक्ति जमा लिए हैं। गोवा में अब ये भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करेंगे अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे धर्म को अगर यहाँ पे अपनाने लगेंगे तो क्या करेंगे, हमसे मिलने लगेंगे, और हमसे मिलेंगे तो प्रभावित होंगे, तो हम धीरे धीरे इनके घरों में बसने लगेंगे। भाई, आप किसी के परिवार में अगर कब्जा पाना चाहते हैं, किसी के परिवार में शामिल होना चाहते हैं, या तो आप उनके संस्कृति में क्या करेंगे, अपनी संस्कृति को उनकी संस्कृति में मिलाइए। अंग्रेजों ने भारत पे अधिकार कैसे किया, वो पहले भारत के कई बार देखा कि उन्होंने कि भारत की साहित्यिक और जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक यहाँ का मतलब कल्चर है, संस्कृति है, इसमें अगर परिवर्तन नहीं कर सकते तो आप भारतीयों को कोई बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए उसने धीरे धीरे उसमें छेड़छाड़ करते हुए अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़वाना स्टार्ट कर दिया संस्कृत की जगह। ठीक, उसको गलत नीचा दिखा करके अंग्रेजी पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब हम अंग्रेजी पढ़ने लगे तो उसी के माध्यम से धीरे धीरे हमको गुलाम बनाया। ये था। तो इसमें नूनो डी कुन्हा ने क्या किया, उसी को प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करवाया, उसको आगे की तरफ बढ़वाया, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करवाने का काम किया। इसने मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ करके ठीक ज्यादातर मात्रा में चर्च बनाने का काम करवा दिया। और गोथिक कला बोला जाता था, जो चर्च बनाई जाती थी उसकी जो डिजाइनिंग होती थी उसी को गोथिक कला में बनाया जाता था। पुर्तगाली बहुत कुछ भारत को दिए भी, ऐसी बात नहीं है, आलू दिए, मिर्च दिए, बहुत सी चीजें भारत में दिए हैं। यहाँ तक कि जहाजों का विज्ञान इन्हीं के द्वारा हुआ है। ठीक, अब जो नूनो डी कुन्हा था, इसने क्या किया, कहा कि अब हमारे पास एक चीज होगा जिसको आप इससे पहले को कार्टेज आर्मेडा सिस्टम। ठीक, और दूसरा फिर बनाया इसने काफिला व्यवस्था। ये जो हुआ करता था ये परमिशन था। क्या परमिशन, हमने बता दिया है पहले से कि जो पुर्तगाली हैं अपने को एस्तादो द इंडिया यानी सागर का स्वामी बोला करते थे। यानी जो अरब सागर हुआ करता था, ये वाला हिस्सा इधर अरब सागर, इनका अब कब्जा हो चुका है मलक्का के जल संधि तक। अब ये पूरे अरब सागर को घेरे हुए हैं। ठीक, अरबियों की भी हिम्मत नहीं है कि इसमें इनसे व्यापार कर सके, क्योंकि वो पहले भी दीव के युद्ध में पराजित हो चुके हैं। ठीक, कार्टेज इन्होंने जारी किया, कार्टेज आर्मेडा सिस्टम। इसमें दो चीज मिलता था, एक काफिला व्यवस्था मिलती थी, एक कार्टेज हुआ करता था। कार्टेज एक परमिशन हुआ करता था, यानी कोई भी जहाज, इसने कहा कि हम लोगों को घेरा बनाना चाहिए, अपने नेवी से ने घेरा बना दिया। कहा कि अगर कोई भी जहाज कहीं से भी, या भारत के राजाओं की ही क्यों ना हो, अगर भारत से इसमें प्रवेश करती है तो उनको पहले कार्टेज यानी पहले हमसे परमिशन लेना होता था, और परमिशन में कुछ शुल्क देना होता था। ठीक, शुल्क यानी ये अपने दिमाग से भारत से क्या कर रहे हैं, वसूलने का काम कर रहे हैं। ठीक, इससे शुल्क लेना स्टार्ट कर दिया। कहा कि अगर हमसे परमिशन लेंगे, परमिशन के बदले यानी हमको कुछ आप पैसा देंगे, इसके बाद इसमें आप प्रवेश करेंगे। फिर इसने जब प्रवेश करने लगे, भारतीय जहाज या अन्य जो जहाज है जो व्यापार करने के लिए आते थे पुर्तगाल को छोड़कर, उनसे कहा कि अगर आप इसमें प्रवेश करते हैं कार्टेज के बाद, तो अंदर अगर कोई भी खतरा होता है तो हमसे कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी यही लोग खुद लूट लेंगे जाकर के। ठीक, इनको यहां तक भी डर हुआ करता था कि अगर कोई भी जहाज को हम परमिशन दे रहे हैं तो अंदर जाकर के वो माल ज्यादा से ज्यादा न लूट ले, मतलब ज्यादा से ज्यादा माल को न ले ले, फिर दोबारा आएगा नहीं आएगा व्यापार करने के लिए। इसलिए उस चोरी को रोकने के लिए भी इसने काफिला व्यवस्था, ठीक, आर्मेडा सिस्टम में काफिला व्यवस्था भी दिया। काफिला व्यवस्था का मतलब
जो नेवी हुआ करती थी पुर्तगालियों की, यानी कुछ सेना इनके साथ जाएगी। जो व्यक्ति अगर परमिशन लेगा, पहले परमिशन का शुल्क, फिर इसके बाद काफिला व्यवस्था का अलग से शुल्क, आपको सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। बताते थे कि डरा देते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, उनको डराते थे ऐसा पुर्तगाली कि आप अंदर जाएंगे, हो सकता है कि कोई आपके साथ छेड़खानी कर दे, कोई लूट ले, या आपको कोई दिक्कत हो जाए, तो इसके लिए आप हमारी सुरक्षा व्यवस्था लेकर जाइए, कुछ भी होगा तो आपको सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इतने व्यापारियों को डरा देते थे, लूटपाट के लिए डरा देते थे। तो इसने काफिला व्यवस्था से भी डबल शुल्क कमाने का काम करने लगे। कौन? पुर्तगाली। अपनी शक्तियों को बढ़ा करके पूरे अरब सागर का स्वामी करने वाले लोग अब इस सिस्टम से भी पैसा कमाने लगे। यानी जो माल आप लेंगे उसका अलग से पैसा, कार्टेज का अलग से पैसा, काफिला व्यवस्था का अलग से पैसा, और सारा पैसा इकट्ठा होगा तो जाएगा कहां? पुर्तगाल। ठीक। और जब मुनाफा होगा ही, माल यहां से रखा जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से फिर इसके बाद जहाजों से लद कर कहां जा रहा है? पुर्तगाल। और वहां बिकेगा यूरोप के देशों में। और जब यूरोप के देशों में बिकने लगा तो ज्यादातर पुर्तगाली आगे बढ़ने लगे, और पुर्तगाल धीरे धीरे और विकसित होने लगा। और जब विकसित होने लगा तो जाहिर सी बात है कि अगल बगल वालों को भी पता चलेगा कि बगल वाला पड़ोसी कैसे इतना मतलब आगे जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको पता लगाओ। ठीक। तो इन्हीं के बाद धीरे धीरे इनका साम्राज्य और आगे की तरफ बढ़ता गया। फिर डचों का आगमन होता है। ठीक। डच ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे क्योंकि इनके पास नेवी है। अब आप खुद सोचिए कि जिनके पास पानी की सेना है और किसी के पास नहीं, अगर जो आएगा इतनी मजबूती से इसको बना लिए हैं कि किसी को भी परास्त कर सकते हैं पानी में। पहले आप इनके यहाँ लड़ना पड़ेगा, तब आप इधर के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर पाएंगे। अभी इधर नहीं बढ़े हैं, इधर ही है, लेकिन यहाँ तक नीचे तक मलक्का, इंडोनेशिया तक के क्षेत्रों तक इनका अधिकार हो गया। ठीक। तो नुन्नो डी कुन्हा, इसने कार्टेज और आर्मेडा सिस्टम यानी परमिशन वाली व्यवस्था किया और एक काफिला व्यवस्था की व्यवस्था किया। ठीक। इनका उद्देश्य था जहाजों को सुरक्षित, व्यापारी के जो जहाजें हुआ करते थे, व्यापारियों के जहाजों को सुरक्षा देना और सही तरीके से व्यापार को संपन्न करा करके उनसे टैक्स वसूलना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। यहाँ तक कि नुन्नो डी कुन्हा के बाद आगे पुर्तगालियों का जो सिस्टम चलेगा, भारतीय राजाओं के बाद जो मुगल बादशाह हुआ करता था अकबर, 1572 के बाद जब वो आक्रमण करेगा गुजरात का और काफिला अपना मतलब गुजरात में आएगा, तो सर्वप्रथम जब वो पुर्तगालियों से मिलेगा, समुद्र को वहीं देखा था अकबर ने, तो वो भी स्वीकार कर लिया इसको, कार्टेज को। अकबर तक स्वीकार कर लिया कि अगर हमारे जो जहाज आते हैं व्यापार करने के लिए, यहाँ से सामानों को ले जाने के लिए, तो या हमारे जो लोग इसमें प्रवेश करते हैं भारत के स्थलीय मार्ग से अंदर से, तो उनको भी ये परमिशन लेना होगा। यहां तक पुर्तगालियों से मानना पड़ा। तो नुन्नो डी कुन्हा में लिखेंगे, स्टार बनाकर लिखेंगे, हम बोल रहे हैं लिखेंगे इसमें स्टार बना करके। 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी को 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी को 1530 में पुर्तगाली की राजधानियों को कोचीन से गोवा स्थापित किया गया। कोचीन केरल में हुआ करता था, अब वहां से गोवा बनाया गया। कोचीन से गोवा स्थापित किया गया। आगे लिखेंगे, और वहीं पर एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। और वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब जैसे न्यूज़पेपर जहां छपाए होते, जहां से धार्मिक चीजें प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे 1534 और 35 में 1534 और 35 में इसने बेसिन एवं दीव, इसने बेसिन और दीव पर अधिकार कर लिया। 1534 और 35 में इसने बेसिन और दीव पर अधिकार कर लिया। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे, और ये भारत की महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध को बढ़ावा देने लगे। और ये भारत के महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध को बढ़ावा देने लगे।
ठीक, आगे लिखेंगे स्टार बना करके, नुन्नो डी कुन्हा, नुनो डी कुन्हा, कार्टेज आर्मेडा सिस्टम, कार्टेज आर्मेडा सिस्टम, कार्टेज आर्मेडा सिस्टम स्टार्ट किया तथा इसने काफिला व्यवस्था भी स्टार्ट किया। कार्टेज क्या हुआ करता था, परमिशन हुआ करता था, आर्मेडा सिस्टम के तहत ही काफिला व्यवस्था आता था जो सुरक्षा प्रदान करता था, ठीक, किसको, जहाजों को, व्यापार, या जिसके बदले कुछ शुल्क देना होता था। इसके बाद अब तीसरा वायसराय बनकर के आता है 1538 के बाद, यानी 39 से गार्सियो दी जो है नोरोन्ना, गार्सियो दी नोरोन्ना आता है, जिसके बारे में हम लोग चतुर्थ वायसराय के बारे में अगले समय में पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप बताइए अगर कहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमको आप बताते रहें, ठीक। अगली क्लासों में हो सकता है कि पूरे पुर्तगाली को हम लोग बहुत तेजी से देखेंगे, ठीक। एक दो क्लासें थोड़ा स्लोली थी, लेकिन ज्यादा तक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हुए फैक्ट को जो हम इस पे लिखवा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। वो ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक याद रखने का माध्यम, ठीक। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें एक दूसरे तक। अपने आसपास पड़ोस के जो लोग बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की क्लास, जियोग्राफी की क्लास पढ़ना चाहते हैं उनको हमारे चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। उमाकांत यादव सर जी, इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।